6 महीने का था तब मुझे पोलियो हो गया था। बच्चे हॉस्टल में बैडमिंटन खेल रहे थे, बैडमिंटन खिलाने से मना कर दिया था। या कभी आपने महसूस करा कि बस यार अब और नहीं? स्कूल से आने के बाद एक एसटीडी पर बैठा करता था, 7 भाई बहन का पढ़ाई का खर्चा भी उठा सके, क्योंकि मेरे पिताजी एक मजदूर थे। मजदूर का काम होता है कि डेली कमाना और डेली खाना। आपको इस गेम बैडमिंटन में डोमिनेट भी करना है। ऐसा कि कोई इंसान आया था आपकी जिंदगी में जिसने बोला हो कि तुम्हारे बस की बात नहीं? लोगों के दिमाग में एक माइंडसेट रहता है कि अगर ये दिव्यांग है तो उसको दिव्यांग की नजर से देखते हैं। को 15 से ज्यादा मेडल्स खिताब मिले हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, कैसा महसूस करते हैं आप? अपने लिए नहीं, मैं देश के लिए खेल रहा हूँ। पैरा बैडमिंटन में अगर आप इंटरनेशनल नहीं खेलेंगे तो वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स और पैरालंपिक जैसे गेम्स में आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और उन गेम्स को खेलने के लिए आपको स्पॉन्सर की जरूरत है या फिर आप अपना पैसा लगाइए। मैं हर एक टूर्नामेंट के लिए जूझा हूँ और अभी भी मैं जूझ रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे फ्रांस जाना है। या तो किसी से उधार लेना है, अब उधार भी किससे ले, क्योंकि काफी ले चुका हूँ। ये भी है क्योंकि एशियन क्वालिफाई करना है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको क्रॉल करके किसी स्टेडियम के अंदर जाना पड़ा हो, आपके सामने कोचेस हों जिनको पैरा एथलीट बैडमिंटन का आइडिया भी ना हो और वो कोचेस बने? पूरी दिल्ली में उठा के देख ली, कोई नहीं है। कोई स्टेडियम या कोई एकेडमी अपने अंडर लेने के लिए तैयार नहीं होती है। कि हम बताने के लिए भी तैयार रहते हैं कि आपको हमें ये चीज कराना है। हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, इक्विपमेंट और अपॉर्चुनिटीज की कमी है। क्या ऐसा महसूस होता है कि what will happen to मुन्ना खालिद when the stadium lights go out? मैं नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव हूँ और मैं पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ तक सरवाइव कर पाया हूँ। एथलीट होते हैं वो 100 में नहीं, वो कम से कम 1000 में 5 होते हैं ऐसे जो अमीर घरों में पैदा होते हैं। 1000 में से 995 वो गरीब घर में ही पैदा होते हैं और वो काफी टैलेंटेड होते हैं। तो उनको अगर ग्राउंड से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने इंडिया में पैरा बैडमिंटन की नेशनल टीम नहीं है। एशियन चैंपियनशिप में भी यही था कि 4 साल में एक बार आता है, तो मैंने उधार लिए थे और मैं उधार लेकर के वो एशियन चैंपियनशिप खेल के आया हूँ। और व्हीलचेयर कैटेगरी में मैं इकलौता प्लेयर था जो क्वार्टर फाइनल खेला था कोरिया के सामने। समंदर की लहरों ने मुझे एक बात सिखाई है कि तूफान जिस्म को तो हिला सकता है मगर रूह को नहीं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग उसे जला सकती है, ना जल उसे गीला कर सकता है, ना वायु उसे सुखा सकती है। मैं हूं कमांडर विक्टर माइक और आज मैं एक ऐसे योद्धा से बात करने वाला हूं जिसने बिना किसी हथियार के सिर्फ अपने हौसले से किस्मत की लकीरों को बदल दिया है। जख्म वही जगह है जहां से रोशनी तुम्हारे अंदर दाखिल होती है। वर्ड्स ऑफ रूमी। हम अक्सर डिसेबिलिटी की बात करते हैं मगर आज हम अनबीटेबल कैपेबिलिटी की बात करेंगे। बुलंदशहर की मिट्टी से निकलकर जामिया के कॉरिडोर्स में पीएचडी की किताबें पढ़ते हुए और बैडमिंटन कोर्ट की गर्मी में पसीना बहाते हुए, ये कहानी सिर्फ मेडल्स की नहीं है। ये कहानी है उस जिद की जो पोलियो जैसी बीमारी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। द ब्लंट ट्रूथ, लोग कहते हैं इंडिया में सिर्फ क्रिकेट धर्म है, मगर उनका क्या जो हर दिन स्टेडियम की सीढ़ियों से लेकर शायद सिस्टम से लड़ते हैं, जिनके लिए एक रैकेट खरीदना एक जंग है और एक इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ना एक सपना। इन्हें हम इंस्पिरेशन कहकर साइड में कर देते हैं, मगर ये इंस्पिरेशन नहीं, ये एग्जीक्यूशन है। ये वो लोग हैं जो तब भी दौड़ते हैं जब पाँव साथ नहीं देते। ये वो है जो तब भी निशाना लगाते हैं जब हाथ साथ नहीं देते। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। आज दी अनटोल्ड स्टोरी के मंच पर एक ऐसा स्कॉलर वॉरियर बैठा है जिसने 15 से भी ज्यादा इंटरनेशनल मेडल्स अपने नाम किए हैं।
जो सिर्फ कोर्ट पर ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर इम्तिहान में गोल्ड लाने का जज्बा रखता है। He is a PhD scholar. He's a world-class para badminton athlete. He's a voice of a million silent struggles. दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आज हम स्ट्रगल्स का नहीं, स्ट्रेंथ का जश्न मनाएंगे। वेलकम मुन्ना खालिद। ये नाम सुनकर ही ना मेरे पूरे जिस्म में कुछ एक अलग सी ऊर्जा को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। क्या है इस नाम के पीछे? वेलकम ऑन बोर्ड द अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर माइक। आज का कारवां स्टार्ट करें। ओके। सो हम इस्टेब्लिश करते हैं द अनटोल्ड ह्यूमन बिहाइंड दिस एंटायर फोर्स फ्रॉम कानपुर टू जामिया। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं कमांडर विक्टर माइक के मंच पर आकर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपने मुझे बुलाया है और आपने इतना साल देश सेवा में दिया है, तो उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूँ। तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं एक कमांडर के साथ यहाँ बैठा हूँ और उनसे बातचीत कर रहा हूँ। धन्यवाद। एक्चुअली मैंने देश के लिए जो सेवा करी वो एक बहुत छोटा सा अंश था। मैं चाहता हूँ मेरी आखिरी सांस तक मैं देश की सेवा करते करते ही अपनी नेक्स्ट लाइफ को ज्वाइन करूँ। बिल्कुल। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मुन्ना, मैं थोड़ा आज ना आपके साथ ब्लंट होऊंगा, तो कहीं पे भी आपको ऐसा लगे ऑफेंसिव हो रहा है तो उसके लिए पहले से ही डिस्क्लेमर है, क्षमा चाहेंगे। नहीं कोई बात नहीं। एक हम साइलेंट बैटल से स्टार्ट करते हैं। मुन्ना, आप 6 महीने के थे जब आपको पोलियो हुआ था। ये वो समय होता है जब शायद आप बोल भी नहीं पाते। लड़ना तो एक अलग दौर होता है। आपके घर में 7 भाई बहन आपके साथ थे, तो फैमिली फ्रेंड्स इन सब से कभी ऐसा महसूस हुआ कोई ज़िल्लत या खुद से एक निराशा की अल्लाह ने आपको ऐसा कुछ कमज़ोर बना के पैदा किया? कभी आपको लगा कि यू आर नॉट फिट फॉर द सिस्टम एंड या कभी आपने महसूस करा कि बस यार अब और नहीं? नहीं, ऐसा तो मुझे कभी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कभी अपने आप को दिव्यांग माना ही नहीं। यस। और घर की मतलब फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं थी कि इन सब चीज़ों के बारे में सोचा जाए, क्योंकि मुझे याद है कि 6 महीने का था तब मुझे, जैसे मेरे घर वाले बताते हैं, कि मुझे पोलियो हो गया था जी। और वो भी पोलियो इस वजह से कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी अवेयरनेस नहीं होती है। जैसे मुझे बुखार चढ़ा और बुखार चढ़ने के बाद मैं पूरा दिन बुखार में पड़ा रहा कि जब मेरे फादर आएंगे तो ही दवाई लेने जाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पहले टाइम में ऐसा भी होता था कि महिलाओं को जो बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी, तो वो दवाई दिलाने कैसे जाएं। तो इस तरह से मेरी मम्मी बताती हैं कि मैं पूरा दिन बुखार में तप रहा था। जब रात में पापा काम से आए तब वो मुझे लेकर के गए, तो तब तक वो बुखार की वजह से मुझे पोलियो इफेक्ट हो चुका था। ओके। तो अगर मैं ये बात कहूँ कि इस पोलियो की वजह से या दिव्यांगता की वजह से मुझे किसी चैलेंज को या सामना करना पड़ा जिल्लत का, तो वो बचपन में तो नहीं करना पड़ा, लेकिन हाँ ग्रेजुएशन टाइम में मुझे इसका फेस करना पड़ा था। हॉस्टल लाइफ में कुछ बच्चे हॉस्टल में बैडमिंटन खेल रहे थे और उन्होंने मुझे बैडमिंटन खिलाने से मना कर दिया था कि मतलब उनको लगा कि ये क्या खेल पाएगा। हालांकि उससे पहले मैंने कभी बैडमिंटन खेला भी नहीं था, बस मैं एक देख करके उनको मेरी इच्छा हुई कि चलो मैं बैडमिंटन खेल के देखता हूँ। तो वो बात मुझे बहुत बुरी लगी और मैंने लेकिन उसको पॉजिटिव वे में लिया और मैंने ये सोचा कि चलो अब मैं बैडमिंटन खेलता हूँ और खेलूँगा कल से, और ये लोग मुझे लेकर के जाएंगे कि आइए आप हमारे साथ बैडमिंटन खेलिए, अब मुझे ऐसा बैडमिंटन खेलना है। तो ये वही वक्त था जब आपने अपने आप को, अपने जहन में ये प्रश्न किया होगा और अपने दिमाग और अपनी हिम्मत को, अपनी ऊर्जा को कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके ये डिसाइड करा होगा कि अब ज़िल्लत की ज़िंदगी नहीं, अब इससे आगे बढ़ना है। बिल्कुल। उस टाइम पे मेरे दिमाग में भी ये बात आई थी कि अब मुझे इस तरह की ज़िंदगी आगे और नहीं झेलनी है, कोई और मुझे ना कहे कि आप ये नहीं कर पाएंगे। तो मैंने उसको गलत साबित किया आगे चलकर। तो उसको थोड़ा सा अगर विस्तार में बताएं तो इस जर्नी में आपने क्या क्या चीज़ें फेस करी? वो कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है, तो वो वाली पिक्चर जब आपने डिसाइड करा कि ये लोग आके मुझसे खुद बोलेंगे मेरे साथ खेल, तो वो वाला दिन जब आपको ये महसूस हुआ कि इन्होंने आपको अलाउ नहीं करा खेलने के लिए, और उस दिन तक जब वो
आपको खुद बुलाने आए कि हमारे साथ खेलोगे क्या, तो उस थोड़ा सा जर्नी को हमारी ऑडियंस को विस्तार में बताएं। अगर मैं बचपन से लेके चलूँ तो मुझे आज भी याद है कि जब मैं 4th क्लास में था तो मैं जो है स्कूल से आने के बाद एक एसटीडी पर बैठा करता था, जिसके लिए मुझे 250 रुपये प्रति माह मिलते थे। क्योंकि मेरे घर की जो स्थिति थी वो इस तरह की नहीं थी कि वो हमारे 7 भाई बहन का पढ़ाई का खर्चा भी उठा सकें, क्योंकि मेरे पिताजी एक मज़दूर थे और मज़दूर का काम होता है कि डेली कमाना और डेली खाना, दिहाड़ी मज़दूर। तो 7 भाई बहन का होना और उसमें फिर पढ़ाई लिखाई होना, हालांकि मेरी मम्मी हमेशा ये कोशिश करती रही कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की हमारे साथ। लेकिन मुझे एक ये था कि एक तो एक दिव्यांग से कोई, किसी भी फैमिली में एक दिव्यांग से कोई क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कि ये आगे चल के कुछ करेगा। तो लेकिन मेरे मन में एक ये था कि मुझे अपनी फैमिली की स्थिति को बदलना है, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता था। हालांकि मुझे आसपास के लोग और मेरे खानदान के लोग भी ये कहते थे कि ये कुछ भी करता है, ठेली लगा लेगा, सब्जी बेच लेगा, फल की सब्जी बेच लेगा। तो वो भी मैं सहता रहा कि कोई बात नहीं, मुझे कमाने में कोई हर्ज नहीं है, मैं उससे अपना और फैमिली का सपोर्ट कर रहा हूँ। पता है, मैं आपको थोड़ा सा इंटरजेक्ट करूँगा। आपका जब आपने पहला आंसर दिया था ना, तो मैं थोड़ा सा उसके बेसिस पे डायकॉटमी में आ गया हूँ, क्योंकि आपने पहले बताया कि ऐसा फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। बट अब जो ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, शायद मेरी ऑडियंस भी महसूस कर सकेगी, कि 250 रुपये के लिए आप एसटीडी एक सेंटर में बैठते थे। आज के टाइम में तो एसटीडी ये वाले फ़ोन्स वाले होते भी नहीं है मेरे ख्याल से। और उसके बाद ये जो एस्पेक्ट आपने अपनी लाइफ का बताया कि लोग क्या मानते थे कि आप बेसिकली ठेला लगा लेंगे, सब्जी का एक ठेला लगा लेंगे, तो ये एक डायकॉटमी ना मेरे दिमाग में आ रही है कि परिश्रम तो करना पड़ ही रहा है, साथ साथ ज़िल्लत भी उठानी पड़ रही है। तो थोड़ा और विस्तार से बताइए। कई बार तो ऐसा हुआ कि मतलब मेरे बड़े भाई ने आकर के घर पे शिकायत करी कि ये वहाँ पर ठेली लगा के खड़ा है धूप में, पूरा भुट्टे भून के बेच रहा है, पूरा काला हो चुका है, घर पे आता है एकदम काला हो करके। तो मम्मी ने पापा ने भी कहा कि क्या करने की ज़रूरत है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि कमाना है, कोई हर्ज नहीं है, कमाने में कोई गलत बात नहीं है, मैं कोई चोरी चकारी तो नहीं कर रहा हूँ। बस इससे ये है कि मैं अपना पढ़ाई का खर्चा निकाल ले रहा हूँ, कुछ भाई बहनों की भी कॉपी किताबें पेंसिल का खर्चा निकल आ रहा है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं मेहनती बचपन से ही हूँ, मैं कभी भी ये सोचता नहीं कि मेरे पास ये परेशानी है और या फिर मुझे ये चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, उस चैलेंज के लिए मुझे सॉल्यूशन निकालना है, ये मेरे अंदर बचपन से ही है। तो जैसे तैसे मैंने वहाँ से अपने 12वीं किया खानपुर से, और फिर मैंने जामिया का फॉर्म भरा। जामिया का मैंने भरा, एएमयू का मैंने भरा, क्योंकि जामिया की एक ऐसी छवि थी कि वहाँ से, मतलब मैं अपनी बचपन की स्थिति बता रहा हूँ कि वहाँ से शाहरुख खान पढ़े हैं, तो एक हमारे दिमाग में ऐसा रहता था कि जामिया तो ऐसा होगा कि मतलब एक जैसे फिल्म सेलिब्रिटी वाला फीलिंग आ जाएगा, फिल्म देखते हैं ना तो उसमें दिखाते हैं सब ऐसे, किरण भी मिल सकती है। तो एक वो वाली छवि थी कि पता नहीं वहाँ पर एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो मेरा हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जगह मेरा एडमिशन हो गया, एएमयू में भी और जामिया में भी। तो पहले जामिया की लिस्ट आई थी तो मैंने जामिया ज्वाइन कर लिया कि पता नहीं एएमयू में हो या ना हो, लेकिन जब जामिया में मेरा नाम आ गया तो वहाँ पर सबसे बड़ा जो मतलब कंडीशन थी ये थी कि वहाँ की फ़ीस कैसे भरी जाए और वहाँ पर रहने की सुविधा कैसे होगी, क्योंकि दिल्ली में तो उस वक्त कोई रहता नहीं था, मैं 2012 की बात कर रहा हूँ। तो फिर ये हुआ कि अब मम्मी ने कहा कि अब एडमिशन हो गया तो अब आप जाइए, तो किसी से उधार वगैरह करके वो एडमिशन तो करा लिया, लेकिन अभी सबसे बड़ी दिक्कत थी वहाँ पर रहने की। तो रहने के लिए मैं नोएडा में मेरे मामा रहते थे, तो वहाँ से मैं डेली अप डाउन करता था जब तक मुझे हॉस्टल नहीं मिला था। और हॉस्टल मिलने के बाद तक फिर ये था कि हॉस्टल का खर्चा कैसे निकाला जाए, तो फिर मैंने वहाँ पर रह करके ओखला में ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, और उस ट्यूशन से मैंने सिर्फ ट्यूशन इतना पढ़ाया कि मेरा सिर्फ मंथ का खर्चा निकल सके, क्योंकि हम जब ज़्यादा हमारे पास पैसा आने लगता है तो थोड़ा सा हमें लालच आ जाता है। वो लालच मैंने नहीं किया, सिर्फ मैंने ट्यूशन इतना पढ़ाया कि मेरा मंथ का खर्चा निकले। मतलब आप मुन्ना खालिद ही रहे, आप खान सर नहीं बने जी। तो जामिया में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मुन्ना खालिद हिंदी लिटरेचर में जामिया से अभी पीएचडी कर रहे हैं, राइट? जी। सो ये कहानी आपकी बेसिक मतलब बैचलर से आप पीएचडी तक पहुंच चुकी हैं जी। तो ये कितना टाइम आपने अभी बिता दिया है जामिया के साथ? जामिया के साथ मेरा लगभग
14-15 साल हो गया है। 14-15 साल। मैंने जामिया से ग्रेजुएशन किया है, फिर मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया है, उसके बाद फिर एमए हिंदी किया है, और एमए हिंदी के बाद अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ हिंदी लिटरेचर में। और इसके अलावा मेरे दोनों सब्जेक्ट में, हिंदी में भी और सोशल वर्क में भी नेट क्वालिफाइड है। तो आप हिंदी पढ़ रहे हैं जी। किसी ने ये नहीं बोला उर्दू पढ़ लें? नहीं, वो तो अपनी चॉइस होती है ना, कि जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो वही करना है, और मेरा इंटरेस्ट है क्योंकि मुझे लिटरेचर अच्छा लगता है, पढ़ना। एक्चुअली मेरा भी बहुत मन करता है कि हिंदी साहित्य को और हिंदी लैंग्वेज को मैं और डीप डाइव करके और समझ सकूं, क्योंकि इतनी प्यारी भाषा है। और ऐसे ही उर्दू के लिए भी एक प्यार है, जी। क्योंकि जब शेर व शायरी की बात आती है तो उर्दू से अच्छा कोई नहीं लगता है। सही बात। शब्द उसके ही बहुत कानों को भी और रूह को भी कहीं ना कहीं छू देते हैं। वैसे सोसाइटी जो होती है ना, वो डिसेबिलिटी को एक कलंक तो मांगती है। अब डिसेबिलिटी वो आपकी बॉडी के साथ हो या आपके माइंड के साथ हो, वो हम खुद डिसाइड करते हैं। अगर मैं इसमें थोड़े से अपने ऑडियंस को भी एक पहलू से जोड़ना चाहूँ, जैसे शीतल देवी हो गई, पायल नाग हो गई जी। ये सिर्फ अपनी खुद की उड़ान नहीं भर रही, ये उन सभी बच्चों को प्रोत्साहित कर रही हैं जो शायद पोलियो जैसे या और किसी डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, और फिजिकली से ज़्यादा मेंटल से जूझ रहे हैं। आपका सच क्या है, जो पिक्चर पर्दे के पीछे है, कि सेल्फ मोटिवेशन वाली या दूसरों को आज उस लेवल तक पहुंचाने वाली मोटिवेशन की, आपकी पिक्चर क्या है? मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे मन में हमेशा ये रहा कि सोसाइटी मुझे एक कलंक के रूप में या बेकार नकारा के रूप में ना जाने। मेरा ये रहा कि अगर मैं दुनिया में आया हूँ तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि लोग अगर मुझे अच्छा ना कहें तो बुरा भी ना कहें। तो मैं कुछ ऐसा करके जाऊँगा फैमिली के लिए या अपने लिए कि लोग उससे इंस्पायर हों और अपने आप को कभी भी वो मतलब मेंटली प्रेशर ना लें। वो ये सोचें कि जब वो कर सकता है या वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो ये मुझे करना था और मैं कर रहा हूँ आगे भी। आपने उस पहलू के बारे में बताया, जब आपने फर्स्ट टाइम बैडमिंटन देखा था, वो देखना एक अलग सोच होती है, वो खेलना एक अलग सोच होती है, बट एक ज़िंदगी में, क्योंकि अब आप एक पैराथलीट बैडमिंटन चैम्पियन हैं, 15 खिताब आपको मिल चुके हैं वर्ल्ड ओवर में, वो कौन सा स्पेसिफिक मोमेंट आया था आपकी लाइफ में जब आपने डिसाइड करा था कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्लेइंग, सिर्फ खेलना ही ज़रूरी नहीं है, अब आपको इस गेम बैडमिंटन में डोमिनेट भी करना है? ऐसा कि कोई इंसान आया था आपकी ज़िंदगी में जिसने बोला हो कि तुम्हारे बस की बात नहीं है? हॉस्टल के इंसिडेंट के बाद 1-2 जगह मुझे किसी ने बोला तो नहीं, लेकिन ऐसा मैंने कई जगह महसूस किया कि उनको लग रहा है कि मैं खेल नहीं पाऊंगा या मेरे से नहीं हो पाएगा। कई जगह जैसे मैं अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी गया हूँ, जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स पढ़ते हैं, लाइक मैं जीबीयू गया हूँ, तो जीबीयू में एक यूनिवर्सिटी की टीम होती है, तो वो शाम में जीबीयू क्या होता है? गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी। अच्छा, नोएडा में है। नोएडा, अरे काफ़ी फेमस है। जी। तो मैं वहाँ पर गया था, मेरा एक फ्रेंड था, ग्रेजुएशन के बाद उसने मास्टर में वहाँ पर ले लिया था एडमिशन, तो वो मेरा काफ़ी करीबी मित्र है, तो मैं उसके पास जाता था, तो वो मुझे एक दिन बैडमिंटन कोर्ट में ले गया, तो काफ़ी शानदार स्टेडियम बना हुआ था। मेरा मन कराया कि मैं भी खेलूं, तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी के बच्चे खेल रहे थे, तो उनको लगा कि मतलब मैं कैसा खेलूंगा। उन्होंने मुझे खिलाने के लिए मना नहीं किया, लेकिन वो ऐसा कर रहे थे कि अरे भाई तुम चले जाओ इसके साथ खेलने, तुम चले जाओ ताकि टीम बराबर हो जाए। लेकिन मैंने उनको ये कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मुझे किसी को भी दे दो। और जब उन्होंने मेरे साथ खेलना शुरू किया और जब वो खेल रहे थे, तो वो उनके अलावा जो आसपास भी खड़े थे वो भी दांतों तले उंगली दबाने लगे थे, क्योंकि मेरे शॉट्स ऐसे जा रहे थे कि वो नहीं पिक कर पा रहे थे। उसके बाद वो हमेशा मेरे दोस्त को बोलते थे कि भाई उनको बुलाओ खिलाने के लिए। तो लोगों के दिमाग में एक माइंडसेट रहता है कि अगर ये दिव्यांग है तो उसको दिव्यांग की नज़र से देखते हैं, ये नहीं देखते कि उसके अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये कोई नहीं देखता है। ये जो दिव्यांग या डिसेबिलिटी की बात होती है ना, इसको हम और अभी और अलग पहलू से हम समझेंगे। देखिए, जो कमांडर विक्टर माइक का जो मंच है वो बनाया इसीलिए गया है कि एक इंस्पिरेशन मैं आप तक पहुंचा सकूं, और शायद अगर वो मैं खुद अकेले नहीं कर सकता हूं तो हमारे यहाँ पे इतने बेहतरीन गेस्ट आते हैं जिनके वर्ड्स में उस भगवान, उस अल्लाह की एक एडवाइस, एक
सोच भी हमारी जनता तक जा पाती है। सो ये कारवां हम अभी और थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे। जिस तरह कपिल शर्मा अपने शो में कहते हैं कैसा लग रहा है कपिल शर्मा के शो में आके, अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसा लगता है, अब आपको 15 से ज़्यादा मेडल्स खिताब मिले हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, कैसा महसूस करते हैं आप? मुझे बहुत गर्व महसूस होता है क्योंकि मैं अपने लिए नहीं, मैं देश के लिए खेल रहा हूँ। और के लिए जब देश की बात आती है तो अंदर से एकदम सीना चौड़ा हो जाता है और लगता है कि हाँ, कि देश के लिए इतनी बार नेशनल एंथम हम प्ले करा चुके हैं वर्ल्ड में। हम तो सावधान में खड़े होते हैं, हम फौजी हैं, बट दिल के अंदर एक वो कहते हैं ना, रूह तक टच करता है ये नेशनल एंथम। बिल्कुल। एंड आपकी बात को मैं इसलिए भी महसूस कर पा रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमने कुछ किया था तो नेशनल एंथम प्ले किया गया था, जिसके बारे में मैंने कुछ ज़्यादा जिक्र नहीं किया और शायद आने वाले वक्त में करूँगा। अगर मैं एक इकोनॉमिक वॉल के बारे में डिस्कशन करूँ, आपने युगांडा में गोल्ड लिया और बहरीन में आपने ब्रॉन्ज़ लिया था। अब हमारे भारतवर्ष में ना आईपीएल, इसमें तो लोग करोड़ों अरबों रुपए खर्चा कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में वो पहलू आया था जब आपको डिसाइड करना पड़ा कि शायद आपके पास जो पैसा है वो आप अपनी खाने के लिए इस्तेमाल करें या आप अपने रैकेट की एक नई स्ट्रिंग लगाने के लिए इस्तेमाल करें। वो कौन था जो आपकी आईपीएल की एक अलग लय को हटा के बैडमिंटन, पैरा एथलीट बैडमिंटन की लाइफ में जब वो बात आ जाती है ना कि एक इंटरनेशनल फ़्लाइट की टिकट्स भी बुक करने के लिए पैसा कौन करेगा, इन सब पहलू को आप जनता के साथ शेयर करें। मैं अगर इसके बारे में बात करूं तो 95% पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऐसे हैं जिनको इन सब चीज़ों से जूझना पड़ता है। सीरियसली मतलब अपनी खुद की भी टिकट्स खुद बुक करानी पड़ जाती है। यस। और अभी कुछ रूल्स ऐसे हैं पैरा बैडमिंटन में कि अगर आप इंटरनेशनल नहीं खेलेंगे तो वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स और ओलंपिक, पैरालंपिक जैसे गेम्स में आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और उन गेम्स को खेलने के लिए आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत है या फिर आप अपना पैसा लगाइए। तो धीरे धीरे जो अभी स्पोर्ट्स है वो अमीरों की तरफ बढ़ता जा रहा है कि जिसके पास पैसा होगा वो ही खेल पाएगा। मैं हर एक टूर्नामेंट के लिए जूझा हूँ, चाहे वो लास्ट मोमेंट पे मुझे एक टूर्नामेंट मुझे वेदांता ने स्पॉन्सर किया, एक ब्रिजस्टोन ने किया, एक पीएनबी ने किया और कुछ एक दो टूर्नामेंट हाफ मुझे O3+ ने किए। उसके अलावा जितने भी टूर्नामेंट मैंने खेले वो सब मैंने अपना पैसा लगाया है, अपनी सेविंग लगाई है। और अभी भी मैं जूझ रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे फ्रांस जाना है और फ्रांस के लिए मैं लगभग आपको बता दूं, मैं रात 3 बजे तक नहीं सो पाया हूँ इसी सिलसिले में कि मेरे फ्रांस का टूर कैसे होगा। कब है ये टूर? ये टूर जून में है और जिसके लिए मुझे लगभग अभी या तो किसी से उधार लेना है। अब उधार भी किससे ले, क्योंकि काफ़ी ले चुका हूँ। ये भी है क्योंकि एशियन क्वालिफाई करना है। एशियन गेम्स है अक्टूबर में, जिसके लिए फ्रांस और आयरलैंड 2 ही टूर्नामेंट ऐसे हैं जो लास्ट टूर्नामेंट होंगे क्वालिफिकेशन के। तो अभी जो गेम हो गया है, क्योंकि अपने इंडिया में पैरा बैडमिंटन की नेशनल टीम नहीं है। ऐसा क्यों? ये नहीं पता। बाकी हम देखते हैं कि हर एक कंट्री की एक नेशनल टीम होती है जिसे स्पॉन्सर से लेकर के खाने खर्चे तक का कोई मतलब नहीं होता है। उनका मतलब होता है सिर्फ खेलना। कौन सा टूर्नामेंट खेलना है, कौन सा नहीं खेलना है, वो सब डिसाइड गवर्नमेंट करती है उनकी और वो उनको भेजती है। उनके साथ सभी होते हैं। अभी अपने इंडिया में कोई नेशनल टीम नहीं है, जबकि अगर नेशनल टीम होगी तो प्लेयर और अच्छा कर पाएंगे क्योंकि उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा। अभी गवर्नमेंट जो सपोर्ट करती है वो एक टॉप से स्कीम है जो वर्ल्ड के टॉप 3 प्लेयर्स को मिलती है। वो भी टॉप 3 में आपको रैंकिंग मेंटेन करना है वर्ल्ड की। एक ACTC होता है जिसमें कभी टॉप 6 और टॉप 8 प्लेयर्स को एक टूर्नामेंट स्पॉन्सर कर देते हैं। आप पैरा एथलीट की ही बात कर रहे हैं? मैं पैरा एथलीट की ही बात कर रहा हूँ। आपकी क्या रैंकिंग आ रही है उसमें? अभी जैसे मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेल के आया था फरवरी में, तो उस वक्त मेरी रैंकिंग 9 थी। ओके। और जो लिए गए थे ACTC के अंदर वो टॉप 8 लिए गए थे। तो मुझे भी लगा कि अगर मेरे पास और पैसे होते तो 1-2 टूर्नामेंट खेल के मैं भी टॉप 8 में आ सकता था, जिससे मेरा भी ACTC हो जाता। कम से कम वर्ल्ड चैंपियनशिप भी मुझे PNB ने स्पॉन्सर किया। टॉप 9 का कहने का मतलब है वर्ल्ड टॉप 9, नॉट इंडिया टॉप 9। नॉट इंडिया। अगर आप इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं तब भी आपको या तो स्पॉन्सर की जरूरत है या आप अपना पैसा लगाएंगे।
तब आप इंटरनेशनल खेलेंगे, और इंटरनेशनल खेलेंगे तभी आप ये बड़े गेम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। कितना पैसा लगेगा फ्रांस के लिए? फ्रांस के लिए लगभग 2,20,000 के आसपास लगेगा। अभी एक हमने नया पहलू स्टार्ट करा है जो इसके बारे में मैंने कभी किसी मंच पे बोला नहीं, इस मंच पे बोला नहीं। हमने भी सपोर्ट और एंटायर फाउंडेशन के लिए एक QR कोड लगाया है। जी जी। मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जिस दुविधा से हमारे प्लेयर्स गुजर रहे हैं, आप महसूस करिए उस चीज़ को, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो अगर इस स्पेसिफिक एपिसोड का कोई भी सपोर्ट हमें मिलता है, कमांडर विक्टर माइक के चैनल को मिलता है, दैट विल गो टू मुन्ना खालिद। थैंक यू इससे कमांडर। ज़्यादा मैं और नहीं कर सकता No, क्योंकि इस thank you, मंच Commander. को सरवाइव कराने के लिए, आई एम नॉट मोनेटाइजिंग, इस मंच को सरवाइव रखने के लिए, इस टीम को, इस पूरे स्टूडियो को मैनेज करने के लिए मैं भी अपनी सेविंग्स लगा रहा हूँ। बट जो छोटी सी एक सोच होती है, वो सोच ना इमॉर्टल होती है, बिल्कुल और कोई ना कोई तो सुनेगा। बिल्कुल। मेरी आप सभी से दरखास्त है कि अगर आप चाहेंगे कि वर्ल्ड टॉप 9 रैंकिंग में आने वाले लड़का जो आज हमारे साथ बैठा है, इसको आप सपोर्ट करना चाहेंगे, देन प्लीज़ डू सपोर्ट अस। QR कोड मैं इसमें लगा दूंगा, एंड दिस इज़ टोटली नॉट अ प्रमोशनल मैसेज और अ प्रमोशनल प्लेटफॉर्म। इसका हमने कुछ डॉक्ट्रिन डिस्कशन नहीं किया। ट्रस्ट मी, दैट्स वर्ड्स ऑफ कमांडर विक्टर माइक। मैं आपसे अपोलॉजीज़ पहले ही मांगूंगा, और मैं मांगता जाऊंगा क्योंकि कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि आपकी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी में कुछ माइन्यूट से चेंजेस या फ़र्क होते हैं, एंड हम चीज़ों को बहुत ही ग्रांटेड लेते हैं। आपको चीज़ों को बहुत परख कर एक संजोग बनाकर आगे बढ़ना पड़ता है। एंड आज मेरी भी आंखें काफ़ी खुल रही हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता चल रहा है, द सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल रॉट आई वुड से, एंड कुछ ये भी समझ आ रहा है कि आप लोगों के जो परिश्रम है वो सिर्फ सेल्फ एक्सप्लोरेशन नहीं है, सेल्फ फंडिंग भी है। एंड बड़ा मुश्किल होता है अपनी सेविंग्स लगाना, अपना फैमिली चलाना, घर का खर्चा चलाना, उसके बाद वो प्रैक्टिस के लिए हमेशा रेडी रहना, माइंडसेट रेडी रखना, अपने स्किल सेट्स पे हमेशा काम करना, अपनी नेक्स्ट पोजीशंस को प्लान करना। आपने आज जून बोला, आज हम करीबन मई के पास पहुंच चुके हैं। इट्स हार्डली एनी टाइम। हमारे यहाँ पे वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स तो बन रहे हैं, मैं खुद ये चीज़ महसूस करता हूँ, इसलिए मैं इस इंस्टीट्यूशनल रॉट के बारे में बात करना चाहता हूँ। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको क्रॉल करके किसी स्टेडियम के अंदर जाना पड़ा हो, और शायद ऐसे आपके सामने कोचेस हों जिनको पैरा एथलीट बैडमिंटन का आइडिया भी ना हो और वो कोचेस बने हुए? आप पूरी दिल्ली में उठा के देख लीजिए, कोई नहीं है। यहाँ तक कि तो आप बात छोड़िए कि कोचेस मिलेंगे, कोई स्टेडियम या कोई एकेडमी अपने अंडर लेने के लिए तैयार नहीं होती है। कि हम बताने के लिए भी तैयार रहते हैं कि आपको हमें ये चीज़ कराना है, लेकिन वो ट्रेन करने के लिए तैयार नहीं है, वो एकेडमी में बुलाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारी दिल्ली की टीम ऐसी है जो जूझ रही है बैडमिंटन के लिए कि हम प्रैक्टिस करें तो कहाँ करें। तो सैटरडे संडे मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड है, वहाँ पर वो मॉडर्न स्कूल सपोर्ट कर रहा है कि आप हमारी जगह ले लीजिए और यहाँ पर आप अपना प्रैक्टिस करिए आकर के। तो मैं सैटरडे संडे मॉडर्न स्कूल जाता हूँ और जो दिल्ली की टीम है उसको वहाँ पर ट्रेन करता हूँ। हालांकि वहाँ पर भी ये है कि वहाँ पर मैट है, तो मैट पे तो स्टैंडिंग प्लेयर खेल सकते हैं, लेकिन व्हीलचेयर प्लेयर को अभी भी परेशानी होती है क्योंकि उनको वुडन कोर्ट चाहिए। और इसके अलावा जो प्रोफेशनल व्हीलचेयर्स होती हैं उसकी सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि मुझे खुद अभी 1 साल हुआ है प्रोफेशनल व्हीलचेयर मिले हुए। मैंने पूरे 3 साल मैंने यहाँ तक कि जो ये इम्पैक्ट गुरु टाइप होते हैं जिनसे फंड रेज करते हैं, मैंने उस पर भी अपना डाला था कि मुझे एक प्रोफेशनल व्हीलचेयर चाहिए जो कि जापान से आएगी मेरे खेलने के लिए। मुझे वो भी नहीं हो पाया था, यहाँ तक कि इम्पैक्ट गुरु तक से भी नहीं हो पाया था। तो वो मुझे NBCC ने पिछले साल मई में मुझे दी है जापान से मंगा करके। तब मैं और थोड़ा सा अच्छे से इम्प्रूव कर रहा हूँ अपना गेम, क्योंकि मैं बेसिक व्हीलचेयर से ही इंडिया के लिए 7 मेडल तब तक ला चुका था, बेसिक व्हीलचेयर से ही। तो हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, इक्विपमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। ये जो
सीएसआर का जो फंड्स होता है, करोड़ों अरबों रुपए में सीएसआर फंड्स निकलता है, ये जाता कहाँ है? किस चीज़ के लिए यूटिलाइज हो रहा है? क्या हमारे स्पोर्ट्स को हम एक्चुअली वो दर्जा दे पा रहे हैं, या हम बस वही बड़े बड़े नामी शामी प्लेयर्स के बारे में सोच के, एडवर्टीजमेंट्स को देखकर, डिफरेंट प्रोडक्ट्स ब्रांडिंग्स को देखकर बस उसी चकाचौंध लाइफ को हम एक्सेप्ट करते हैं, बट जो ये रियलिटी है इससे हम हमेशा दूर भागना चाहते हैं, या हम बिल्कुल अपने परे कर देते हैं। आप को समझना पड़ेगा कि जो एक पैरा एथलीट होता है ना, उसकी बॉडी पे कितना ब्रूटल टोल होता है एवरी टाइम दैट ही और शी इज़ प्रैक्टिसिंग। अब कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, कोई पेंशन नहीं है ना? ऐसा कभी महसूस होता है जितनी जंप्स या जितनी बार आप प्रैक्टिस के लिए अपना पसीना उस कोर्ट में बहाते हैं, आपका फ्यूचर ही बिल्कुल अंधेरे में है? क्या ऐसा महसूस होता है कि व्हाट विल हैपन टू मुन्ना खालिद व्हेन द स्टेडियम्स लाइट्स गो आउट? नहीं, कभी कभी तो लगता है कि जैसे कि मतलब मैं इतना खेल लिया, इतने मेडल देश के लिए जीत लिए, तो क्या अब आ गया, क्योंकि मुझे एशियन गेम्स में और पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए मुझे टूर्नामेंट खेलने पड़ेंगे। और टूर्नामेंट खेलने के लिए जब मैं हर एक, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी के लिए एक ये होता है कि अगर आपको फिनेंशियली सपोर्ट है तो वो टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री होकर के प्रैक्टिस करता है और उससे ही पॉजिटिव वाइब्स उसकी निकलती है। अभी अगर कोई भी प्लेयर है, उसको टूर्नामेंट जाना है कि जिससे कि वो क्वालिफाई हो पाएगा नेक्स्ट गेम के लिए, और वो रात रात भर नहीं सो पाएगा, उसकी स्ट्रेस लेगा, तो वो क्या परफॉर्म कर पाएगा? स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं, इसी मंच पर डॉक्टर सुनीता गुधारा आई थी। उन्होंने नेशनल कैंप्स के बारे में ज़िक्र करा था, जहाँ पे हमारे अभी के नॉर्मल, नॉट दी पैरा एथलीट्स के लिए नॉर्मल, अगर मैं वो वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, तो उन लोगों को भी किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है। मतलब एक अलग ही पहलू होता है जिसके बारे में जनता और ऑडियंस ना जानती है, ना समझती है, ना फील कर पाती है। तो उसका छोटा सा अंश गुजारा मैम ने हमें दर्शाया था, और उन्होंने ये भी बोला था कि मैं तो 15 दिन से ज़्यादा मैं सर्वाइव नहीं कर पाई एक नेशनल कैंप को। अभी हम जस्ट वंडरिंग कि पहली बात तो आपके लिए तो कैंप्स ही नहीं होते होंगे। नहीं होते, क्योंकि वो माइंडसेट ही नहीं है। नहीं होते कैंप्स। ये पॉडकास्ट का जो एक रुख था ना, मैंने बहुत अलग सोचा हुआ था, बट ये पॉडकास्ट का रुख कहीं और चला गया है अभी, क्योंकि मेरी इतनी नॉलेज नहीं है। और जब सामने एक नॉलेजेबल पर्सन बैठता है, तब उसकी बातों को सुनकर ही एक होस्ट को भी नई चीज़ें पता चलती हैं, और यही हमारी स्ट्रेंथ बनती जाती है। जी। जो मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था, उससे आज जो इस पॉडकास्ट में बैठा हूँ, मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, और आज शायद मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक पैरा एथलीट जो प्लेयर होता है, वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहता है अपने लिए, वो कोई चैरिटी केस नहीं बनना चाहता। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? नहीं, मैं तो महसूस नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, और मैं पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ तक सरवाइव कर पाया हूँ। कि अगर मेरे अंदर थोड़ी भी नेगेटिविटी होती तो मैं शायद यहाँ तक ना पहुँच पाता। मतलब आप यही समझते हैं कि जो दुनिया है, चाहे कोई स्पॉन्सर है, चाहे कोच है, वो आपको एक नॉर्मल और एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह ट्रीट करे, नॉट एज अ पैरा एथलीट। बिल्कुल। यू वांट अ लेवल बिल्कुल प्लेइंग बिल्कुल। फील्ड। हाँ, मैं अभी भी एबल बॉडी एथलीट के साथ प्रैक्टिस करता हूँ, मैं उनको डिफीट करता हूँ, वो मुझे नहीं हरा पाते हैं। मैं व्हीलचेयर पे खेलता हूँ और वो मुझे नहीं हरा पाते हैं। अच्छा, अगर हम इंडियन स्पोर्ट्स के डायस्पोरा के बारे में जिक्र करें, तो ये जो सेलिब्रिटी कोचेज़ होते हैं, जो पहले भी कहीं ना कहीं प्लेयर रह चुके होते हैं, और शायद प्लेयर ना रह के भी वो काफ़ी बड़े नामी शामी कोचेस बन जाते हैं। पैरा प्लेयर के लिए ऐसा कुछ आपने वैसे तो बताया कि शायद दिल्ली शहर में ही आप ढूंढ लीजिए, कोई नहीं मिलता, बट कोई ऐसा नाम है जो सिर्फ पैरा एथलीट प्लेयर्स के लिए फेमस हुआ हो, और उसने पूरे मन से, पूरी इच्छा स्वरूप अपने आप को डेडिकेट करा हो, अपनी लाइफ को डेडिकेट करा हो, और शायद आपको भी ट्रेन कर रहा हो? बिल्कुल। गौरव खन्ना सर हैं। ओके। वो पद्मश्री हैं, द्रोणाचार्य हैं। वो अभी पैरा बैडमिंटन के इंडिया के ही कोच हैं। उन्होंने एक पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी बनाई हुई है लखनऊ में। अच्छा। तो वो वहाँ पर सभी पैरा बैडमिंटन प्लेयर को ट्रेन करते हैं।
तो आप भी वहाँ जाते हैं? मैं बीच बीच में जाता हूँ, कुछ कुछ दिन के लिए सर से बात करके तो मैं वहाँ जाता हूँ। एंड ही इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन, हाँ, मतलब, वो नॉर्मल ह्यूमन। बट वो स्पेशलाइज्ड हैं पैरा पैरा एथलीट्स बैड। को करने में। Yeah. और कितने सक्षम हैं वो? अब आप देखिए जितने भी पैरालंपिक्स में मेडल ला रहे हैं सब उन्हीं के स्टूडेंट हैं। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में एक ही नाम सुनने हाँ को जी, मिलेगा, बिल्कुल, गौरव गौरव खन्ना। खन्ना। सर, आपके नाम में ही दम है, एंड अ सल्यूट फ्रॉम कमांडर विक्टर माइक दैट यू हैव टेकन अप दिस एंडेवर। एंड हमारी तरफ से अगर कुछ हो सकेगा तो सर प्लीज़ डू लेट अस नो। हमारे देश में पैरा फिजियोथेरेपी एंड मेंटल हेल्थ, इसके ऊपर कुछ ध्यान दिया जाता है? पैरा फिजियोथेरेपी का तो नहीं पता, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए गवर्नमेंट जैसे कोई भी टूर्नामेंट होता है जो वो स्पॉन्सर करते हैं तो वो टीम के साथ भेजते हैं। तो उसमें क्या काउंसलर्स आते हैं या? नहीं, काउंसलर नहीं आते हैं, उसमें फिजियो होते हैं। अच्छा, और मेंटल हेल्थ पे तो अभी तक कोई नहीं है। खुद ही सक्षम बनना पड़ेगा। जी, वैसे मैं आपको बता दूं कि जितने भी पैरा प्लेयर्स हैं तो वो वैसे तो बहुत स्ट्रांग होते हैं मेंटली। बहुत ही कम लोग होते हैं जो स्ट्रेस ले पाते हैं, क्योंकि मैं जो मतलब महसूस कर पाता हूँ बैडमिंटन खेलने के बाद, मैं बहुत पॉजिटिव महसूस कर पाता हूँ। कभी भी अगर मेरे अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो मैं जा करके बैडमिंटन खेल लेता हूँ, मैं एकदम फ्रेश हो जाता हूँ बैडमिंटन खेल के। हाँ, ये ऑडियंस आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे है। ये सिर्फ हमारे दोस्त मुन्ना खालिद की ज़ुबानी नहीं है, ये कमांडर विक्टर माइक की भी ज़ुबानी है कि जब हम लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे पहलू से गुजर रहे होते हैं, जब हम एक डिलेमा में होते हैं, कन्फ्यूजन में होते हैं, आई फॉर वन गो फॉर अ रन और आई फॉर वन गो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग। मेरे लिए सबसे बड़ा मेडिटेटिव स्टेट या मेडिटेशन वही होता है। और उस समय ना सारे आंसर्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के टक 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 करके ना सारे पहलू को ना अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं। जो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड होती है ना, उसमें आपको क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। और जब मुन्ना खालिद ये बात बोल रहा है ना, तो मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा है कि इस चीज़ में ना बहुत दम है। सो इन केस इफ़ एवर यू फील अ लिटिल अ डिस्कॉर्ड फ्रॉम योर रेगुलर लाइफ, कहीं पे आपको डिलेमा में आप फंसे हुए हैं, कहीं पे आप कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हैं, तो जिस भी चीज़ में आप खुशी महसूस करते हो, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो निटिंग हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो कोई और गेम हो, बस आप वो खेलिएगा और आप महसूस करेंगे कि दुनिया अलग लगेगी और बहुत पॉजिटिव लगेगी। मेरी आपसे बातचीत हुई थी आपके थाईलैंड के सफ़र के बारे में। तो जब आप उस थाईलैंड, यू वर प्री क्वार्टर फाइनलिस्ट इन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मुन्ना खालिद वॉज सिटिंग इन दी होटल्स रूम एंड वो थाईलैंड के उस रूम में जब आप बैठे थे तो आसपास के जितनी भी टीम्स आई हुई थी, उनके कोचेस आए हुए थे, उनके फिजियोथेरेपिस्ट आए हुए थे, शायद उनके मेंटल हेल्थ काउंसलर्स भी आए हुए थे, और आप अकेले वहाँ पे बैठ के अपने दिमाग, अपनी लाइफ, शायद अपनी पीएचडी की बुक्स, इन सब के साथ जूझ रहे होंगे और अपने खुद के सेल्फ जो मोटिवेशन प्लस सेल्फ फंडिंग की इश्यूज के साथ जूझ रहे होंगे। कैसा महसूस कर रहे थे आप उस कमरे में? अगर मैं महसूस होने की बात करूं तो मुझे एक तरफ गर्व भी महसूस हो रहा था कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने आया हूं अपने देश के लिए जी। और दूसरी तरफ ये था कि मतलब कि वो जो टूर्नामेंट मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप स्पॉन्सर हुआ था, वो जस्ट निकलने से 2 दिन पहले मुझे स्पॉन्सर हुआ था। निक ऑफ टाइम यार। बिल्कुल। तो अब आप सोचिए कि जितनी मैंने प्रैक्टिस की होगी 2 दिन पहले तक मैं कितना स्ट्रेस में रहा होऊंगा कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जा भी पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। और उसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं कि अभी एशियन चैंपियनशिप हुआ था, तो एशियन चैंपियनशिप में भी यही था कि मैं 4 साल में एक बार आता है एशियन चैंपियनशिप, तो उसको खेलने के लिए कहाँ से लाऊं? तो मैंने उधार लिए थे और मैं उधार लेकर के वो एशियन चैंपियनशिप खेल के आया हूँ। और व्हीलचेयर कैटेगरी में मैं इकलौता प्लेयर था जो क्वार्टर फाइनल खेला था कोरिया के सामने। ये सब मैनेज करना, हम सेल्फ मोटिवेशन की बातें करते हैं, हम फंडिंग्स की बात करें। ऑनेस्टली आई एम थैंकफुल टू दी ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव सपोर्टेड मुन्ना खालिद टिल नाउ। आपने नाम बताए, एनबीसीसी का आपने नाम लिया जी,
और भी काफ़ी वेदांता है, वेदांता का नाम पीएनबी लिया। है और O3+ है। थैंक्स क्योंकि टू अगर कोई भी अगर 1 रुपया भी आपको सपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए तो थैंक यू तो बनता ही है। हमारा भी वही सफ़र चल रहा है, थोड़ा थोड़ा सा स्पॉन्सरशिप लेवल का। सो हम भी अब कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। वो अलग बात है कि हम एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, और हम चाहते हैं हमारे साथ भी ब्रांड्स जुड़ें ताकि आप जैसे लोगों को हम कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर सकें, जी। और कहीं ना कहीं वो ब्रांड्स की छवि आपके थ्रू दिखे एज दिखे। पार्ट ऑफ देयर CSR activities. बिल्कुल। So it's a shout out to various companies who are watching and listening to us, that I would like to invite various people from various Indian diaspora of sports, whether it is the mainstream sports or whether it is para-athlete athletes. एक इंस्पिरेशनल स्टोरी को हमारे साथ शेयर करेंगे ताकि वो हमारी आवाम, हमारी जनता तक पहुंच सके, उनको प्रोत्साहित करें, एंड समवेयर your brand philosophy, ideology and image will also get reflected. Please do take this a little seriously, because as Munna has said कि 1 रुपए की भी मदद, 1 रुपए का सपोर्ट भी मैटर करता है। बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है कि पैरास्पोर्ट इंडिया में कहीं ना कहीं एक स्लो डेथ फेज से गुजर रहा है? बिकॉज जो पैरा स्पोर्ट्स होता है ना, वो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम के नीचे दबा रह जाता है। नहीं, दबाव वो आज भी है, लेकिन अगर हम 2020 के पैरालंपिक से पहले की देखें जी। तो पैरा स्पोर्ट्स को कोई नहीं जानता था, लेकिन इस गवर्नमेंट ने, जो भी मौजूदा गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं पैरा स्पोर्ट्स को बहुत आगे बढ़ाया है। मतलब धीरे धीरे चिंगारी लग चुकी है। बिल्कुल। तो चाहे वो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात हो कि अगर आप पैरालंपिक में मेडल लाएंगे तो एबल बॉडी को भी और पैरा एथलीट को भी इक्वल कैश अवार्ड मिलेगा। अच्छा, इक्वल कैश अवार्ड है। इतना मतलब चेंज आ गया? बिल्कुल, उससे पहले नहीं था, और धीरे धीरे अभी हर एक स्टेट में होने लगा है, और दिल्ली में भी पॉलिसी बनी है। हालांकि जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें उतना नहीं था, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी काफ़ी पॉलिसी चेंज की है और बहुत अच्छा दिल्ली में हो गया। लेकिन अभी जब मिलना शुरू हो जाए तो प्लेयर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा यहाँ से भी, लेकिन अभी मिलना शुरू नहीं हुआ है। तो जब मिल जाए उसके बाद प्लेयर को सपोर्ट मिले तो लगता है कि हाँ, वो भी जो इतने साल से मेहनत कर रहे हैं वो देश के लिए आगे बढ़ कर के खेलेंगे, तो तब लगेगा। लेकिन इस गवर्नमेंट ने बहुत किया है पैरा स्पोर्ट्स के लिए। मेरी सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि इस नैरेटिव को सिर्फ डॉक्ट्रिन में मत रखिएगा, सिर्फ बुक्स और पन्नों तक मत रखिएगा, इसको एक्चुअली ग्राउंड ज़ीरो पर लागू करिए। आपकी हमें हमेशा ज़रूरत रहती है। हमारे कितने मुन्ना खालिद होंगे जिनको इस फंड्स की ज़रूरत होगी। आई थिंक आप लोगों के सपोर्ट के बिना, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो एक पैराथलीट प्लेयर हो, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो पैरा एथलीट होते हैं वो 100 में नहीं, वो कम से कम 1000 में 5 होते हैं ऐसे जो अमीर घरों में पैदा होते हैं। जी। 1000 में से 995 वो गरीब घर में ही पैदा होता है, और वो काफ़ी टैलेंटेड होते हैं। तो उनको अगर ग्राउंड से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरी बिटिया की आज की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन शीतल देवी और पायल नागी हैं। वाह। और वो उनकी हर एक, जब भी उनका कुछ स्क्रीनिंग हो रहा होता है, शी डेफिनेटली वॉचेस देम। कोई भी इंसान हो ना, वो जब किसी के एक चैलेंज को महसूस करता है ना, तो कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेशन में कन्वर्ट होता है, एंड इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड ऑल्सो, बिकॉज हम लोग काफ़ी चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड में लेके परे कर देते हैं, एंड वी डोंट रियलाइज़ कि ज़िंदगी में एक नॉर्मल लाइफ जीना भी सबसे बड़ा गिफ्ट है। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है सबके लिए। एंड अच्छा, मैं बिल्कुल ही एक अलग बात आपसे पूछता हूँ। मान लीजिए आप हिंदुस्तान की, आपने गवर्नमेंट की बात करी, अगर आप नेक्स्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनते हैं गवर्नमेंट के अंदर, तो ऐसा कौन सा सिख अप्रोच होगा, सिख समझते हैं मतलब SIC के अप्रोच होगा, जिसको आप अबॉलिश करना चाहेंगे ताकि आप नेक्स्ट मुन्ना खालिद को बचा सकें? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि मैं एक नेशनल टीम बनाऊंगा। यस। और वो नेशनल टीम को अलग ही ट्रेन करूँगा। एक अलग स्टेडियम बनेगा, जैसे अभी बना हुआ भी है ग्वालियर में
पैरा स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई इंटरनेशनल प्लेयर कोई ट्रेन नहीं हो रहा है बैडमिंटन का। तो मैं एक नेशनल टीम बनाऊंगा जो कि वहाँ पर ट्रेन होगा, अच्छे कोचेज़ होंगे, और उनके लिए मैं, चाहे वो फिजियो हो, मैस्योर हो, चाहे वो मेंटल काउंसलर हो, उनको मैं रखूँगा, और पर डे के हिसाब से सारे खिलाड़ियों की जो है काउंसलिंग होगी, और उनको मतलब हर तरह से उनको देखा जाएगा कि किस में अभी क्या कमी है और क्या बेहतर कर सकते हैं। और उन खिलाड़ियों को जो उनको फाइनेंस से बहुत दूर रखा जाएगा, जिससे कि उनको मतलब ही ना हो कि आपको खेलने के लिए पैसा चाहिए, शटल के लिए पैसा चाहिए, रैकेट के लिए पैसा चाहिए, किट के लिए पैसा चाहिए, उनसे बहुत दूर उनको रखा जाएगा। तो ये मैं, अगर मैं मतलब स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनता हूँ तो मैं ये चीज़ जो तो ज़रूर करूँगा। ये शायद पॉसिबल हो सकता है क्योंकि पता है हर एक जो जनता आवाम होती है ना, वो अपने लीडर को जब चुनती है तो उसमें कुछ ना कुछ एक विज़न देखती है। और मैंने आपको वो ये मंच इसलिए दिया था कि आप अपनी विज़न अपनी जनता, अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करें। बिकॉज़ वो जो कॉमन मैन ना, मैं उसका हिंदी अनुवाद नहीं कर रहा, जो कॉमन मैन जो होता है ना, जो जनता से कॉमन मैन निकलता है, वही उनका प्रतिनिधि होता है, वही उनकी सोच होती है, वही उनकी विज़न होती है, वही उनके चैलेंजेस को, उनके इश्यूज़ को सही मंच तक पहुंचाता है। और वही इंसान अगर वो अपना दिल साफ़ रखे ना, वो एक एवोल्यूशन लाता है, रेवोल्यूशन लाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ वो रेबेलियन बनेगा, पर वो उसकी जो सोच होती है ना, वो इस पूरे मतलब सोसाइटी को चेंज करने की ना वो शक्ति रखती है। इसलिए आपको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया गया है। थैंक यू। आपने अभी एक्चुअली अपना फ्रांस के टूर्नामेंट के बारे में ज़िक्र करा, विच इज़ हैपनिंग इन जून, एंड उसके लिए मैं एक बार फिर दोबारा बाद में अपील भी करूँगा। आपको ये लगता है कि इंडिया एक्चुअली हैज़ द गट्स टू मेक पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन एज अ मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स, या आप लोग हमेशा एक न्यूज़ पन्ने के सेकंड पेज वाले ही रह जाएंगे? उम्मीद है? नहीं, उम्मीद तो है, क्योंकि जिस तरह से पैरा स्पोर्ट्स बढ़ रहा है और जितने पैरा एथलीट जो है मेडल्स कंट्री के लिए लेकर आ रहे हैं, तो आप कब तक किसी को ढक के रखेंगे? वो कहते हैं ना कि हीरे को कहीं पर भी रख लीजिए, चमकेगा वो जरूर। तो पैरा एथलीट का आज भी वही है कि आप कितना भी ढक लीजिए किसी और स्पोर्ट से जी, लेकिन वो चमकेंगे, क्योंकि वो हीरे हैं। एक तर्क मैं जनता के लिए भी छोड़ना चाहता हूँ। आप खुद एक बार चीज़ को महसूस करेगा, और आज हम बड़े खुले दिल से बात कर रहे हैं। आपके सामने एक पैरा एथलीट या एक पैरा बैडमिंटन प्लेयर है और एक नॉर्मल प्लेयर है। आप दोनों के चैलेंजेस को महसूस कर सकते हैं, आप समझते हैं दोनों के चैलेंजेस में क्या क्या फ़र्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक नॉर्मल जो एथलीट है उसके चैलेंजेस कम हैं, उसका प्रेशर अलग है, उसकी परफॉर्मेंस लेवल भी उसको अपना अलग ही एक दायरे पे उसको मेंटेन करके रखना है। एंड इसी मंच पर और भी लोग आए हैं जिन्होंने उस नॉर्मल ज़िंदगी वाले पहलू को भी हम लोगों तक दर्शाया है, उनके भी चैलेंजेस को हम हमारे साथ शेयर करा है। बट आपके लिए जो फूड ऑफ थॉट है या पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, इन दोनों में जब आप फ़र्क देखेंगे और दोनों से आप इंस्पिरेशन लेना चाहेंगे, मोटिवेशन लेना चाहेंगे, तो किसको देख के आप ज़्यादा मोटिवेट फील करेंगे? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। मैंने बीच में अभी जिक्र करा था कि मेरी बिटिया शीतल देवी और पायल नाग के मैचेस जब गेम चल रहा होता है तो उसको देख के एक इंस्पिरेशन लेती है। ये आप सबके लिए भी मायने रखता है कि आप इस बारे में सोचें, क्योंकि जब आप इस चीज़ से जुड़ेंगे तब आप महसूस करेंगे किसी एक इंसान की पेन को, जिसको हम सो कॉल्ड डिसेबल का टैग लगा रहे हैं। और जब आप जुड़ जाएंगे तब आप उनके आसपास के एनवायरनमेंट में उनके और क्या चैलेंजेस हैं, गवर्नमेंट चैलेंजेस, स्पॉन्सरशिप चैलेंजेस, ट्रैवल चैलेंजेस, मेंटेनेबिलिटी चैलेंजेस, द काइंड ऑफ पेन दे आर going through, it's the agony that they have to undergo, इन चीज़ों से आप कनेक्ट कर पाएंगे। और इस मंच का पर्पस यही है कि आप वो कनेक्शन बनाएं, क्योंकि आप ही हमारा फ्यूचर है, आप ही हमारी होप है। मुना,
इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो टू बिड अड्यू फॉर एनी एपिसोड एंड जब मुझे कल्मिनेट करना होता है तो मैं अपने गेस्ट से उसके दिल की वो सबसे गहराई की बात जानना चाहता हूँ जो वो अपने ऑडियंस के साथ शेयर करें। मान लीजिए कि आज आपके फ्रेम में आपको वो एक गांव का बच्चा, चाहे वो कानपुर का हो, बुलंदशहर का हो, दिल्ली का हो, इस हिंदुस्तान का कहीं पे भी वो बच्चा हो जो आपकी स्थिति से गुज़र रहा हो, जब आप शायद 6 महीने के थे या आप चौथी कक्षा में थे या आप 12वीं कक्षा में थे या आप कॉलेज में थे, आपकी जर्नी है वो। उस बच्चे को आप क्या कहना चाहेंगे? उसकी आँखों में देखकर बताइए, जिससे वो इंस्पिरेशन ले सके। मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप घर से निकलिए और कुछ ना कुछ करिए। और कभी कभी ऐसा लगता होगा कि आप कर भी रहे होंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया होगा कि अब नहीं हो पा रहा है। तो जब आपके मन में ये आ जाए कि अब नहीं हो पा रहा है, तो बस उसको छोड़िएगा मत, क्योंकि वो उसके बाद ही होता है। जब आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, सब जगह से आपके रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ऊपर वाला एक रास्ता रखता है, क्योंकि वो आपकी क्षमता देखता है कि आपके अंदर झेलने की कितनी ताकत है। और जब आप उसको भी पार कर जाते हैं, तब वो आपको उठा करके ऐसी जगह बिठा देता है कि आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप कभी छोड़िएगा मत, करते जाइएगा, फल की चिंता कभी मत कीजिए। ये दीज वर्ड्स ऑफ विजडम ये मेरे लिए भी मायने रखता है, क्योंकि मैं हर रात को टूटता हूँ और पूरा बिखर जाता हूँ ये सोचकर कि मेरा वो सवेरा कब आएगा। मैं भी जूझता रहता हूँ इसी थॉट से, शायद उस बच्चे की तरह जो आज स्ट्रगल कर रहा होगा, मुन्ना खालिद के उसके बचपन की तरह। और खालिद ने जो शब्द बोले कहीं ना कहीं मेरी रूह को भी टच कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं मुझे भी उम्मीद मिल रही है, शायद शेखर को मिल रही है, शायद सलमान को भी वो उम्मीद मिल रही है कि अपनी ज़िंदगी में वो भी वो मेहनत करते जाएं और फल की कहते हैं इच्छा ना करें, बस फल मिलेगा, बट वो किस स्वरूप में मिलेगा, कब मिलेगा, वो कई बार हमारे हाथ में नहीं होता, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, क्योंकि वो खुदा, वो भगवान पहले से प्लान करके बैठा होता है कि अब मैं इसका ये टेस्टिंग फेस में इसको मैं देखूंगा ये कैसे रिस्पॉन्ड करता है। आई डोंट नो हाउ टू ब्रिंग दिस टू अ क्लोजर, बट इस कैंडेड कॉन्वर्सेशन में ना साइलेंटली इतनी चीज़ें बाहर उभर के आई हैं। इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट योर जर्नी, इट इज़ अबाउट para athletes, it is about para badminton, entire environment in India. It is about the reality of our coaches. It is the reality of what system is contributing and what system can contribute. It is the reality of the government's present portfolio and mindset for people like you. And it is a reflection of अमेजिंग इंस्पिरेशनल पीपल लाइक यू, जो हमारी सोसाइटी को ग्रास्प करना है, जो सोसाइटी को समझना है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपना कीमती समय निकाला और अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर माइक के मंच पर आप आए। थैंक यू सो मच मुन्ना खालिद। एंड मैं उस खुदा से गुजारिश करूंगा कि आपका फ्रांस का ट्रिप जल्दी से स्पॉन्सर्ड हो जाए, मेरे मंच के थ्रू हो या किसी के मंच के थ्रू हो, बस आप वहाँ पहुँच जाएँ। Thank you, Commander. Thank you so much once again for being a part of the Commander Victor Mike's vision and journey. Thank you. Thank you. Thank you. आज के एपिसोड में there were multiple takeaways and there were a lot of insights that Munna Khalid has shared with us. The challenges, the aspects of sponsorships. To some extent, I'm thankful to all the organizations and brands who have come forward till date and supported मुन्ना खालिद। मेरी आपसे तहे दिल से फिर एक बार गुजारिश है कि हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ एक मुन्ना खालिद नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। आपके CSR के विंडो में, आपके जिस भी विंडो में ये लोग फिट हो सकते हैं, प्लीज़ इनको कंट्रीब्यूट करती रहिए, इनको सपोर्ट करते रहिए, बिकॉज़ आपके छोटे छोटे, वो कहते हैं ना, 1 रुपया भी ज़ाया नहीं जाता। वो छोटा छोटा सा जो आपका कंट्रीब्यूशन जाता है वो किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सो जो आप कर रहे हैं उसके लिए मेरा आपको तहे दिल से धन्यवाद एंड मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करें। मेरा गवर्नमेंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे पैरा एथलीट्स को एक जो आपने मंच दिया है और जो एक
फोरसाइट आपने बनाई है, इसको कंटिन्यू करें। ग्राउंड ज़ीरो पे जो उनको सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट पहुँचे। बीच में ये इतने सारे जो इश्यूज़ आते हैं, कोई चीज़ें जो पहुंचनी चाहिए शायद वो नहीं पहुंच पाती हैं, इन चीज़ों से आगे बढ़कर वो एग्जैक्ट सपोर्ट हमारे प्लेयर्स तक पहुंचे। मेरी आपसे तहे दिल से ये भी गुजारिश है। और जनता, मेरी ब्यूटीफुल ऑडियंस, आप सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी के सपोर्ट से मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। आज मुन्ना खालिद की इंस्पिरेशनल स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर करी। आगे आने वाले वक्त में मैं और ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ आप तक लाता रहूँगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कमांडर विक्टर स्माइक्स चैनल, बिकॉज आप सभी का एक सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेरी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम इस कारवां को आगे बढ़ाते रहें। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू कमांडर विक्टर माइक्स चैनल। जय हिंद, जय भारत।